नमस्कार मित्रों, मैं हूं अमित। लीगल कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट्स, जिसमें पार्ट ए केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट सेक्शन 238 टू 243 तक बताया गया है। इसके प्रोविजंस हम आज देखेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वारंट केस क्या होता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन एक्स में डिफाइन किया गया है वारंट केस के बारे में। मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर। यहाँ पर याद रहे एक्सीडिंग 2 ईयर कहा गया है, यानी 2 साल से ऊपर का होना चाहिए। इसमें 3 कंडीशन है, पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर, यानी 2 ईयर से ऊपर का होना चाहिए। चलिए अब शुरू करते हैं। सेक्शन 238 कंप्लाई विद द सेक्शन 207। When in any warrant case instituted on a police report, the accused appear or is brought before a magistrate at a commencement of trial, the magistrate shall satisfy himself that he complied with the provision of section 207। सबसे पहले हमें यह समझना है कि सेक्शन 207 क्या कहता है, जिस पर ये टोटल डिपेंडेंट है। तो सेक्शन 207 सप्लाई टू द एक्यूज कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट और अदर डॉक्यूमेंट। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें कि पुलिस रिपोर्ट है, एफआईआर है, स्टेटमेंट है, सेक्शन 161 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 173 सबसेक्शन 6, स्टेटमेंट अंडर 164, स्टेटमेंट अंडर 173 सबसेक्शन 5। अब हम समझते हैं कि इस प्रोविजन में जो कॉपी ऑफ सप्लाई हो जाती है तो उसके बाद ये मजिस्ट्रेट क्या सेटिस्फाइड होते हैं कि मजिस्ट्रेट कोर्ट इन द इंस्टीट्यूट वारंट केस इंस्टीट्यूट ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, एक्यूज क्या होगा, ब्रॉट एंड अपीयर होगा बिफोर द मजिस्ट्रेट एंड trial commencement, that means the beginning of trial। magistrate satisfied होगा किस चीज से कि अंडर सेक्शन 207 का प्रोविजन अप्लाई हो चुका है। अब इसके बाद सेक्शन 239 देखते हैं। when the accused shall be discharged, कब डिस्चार्ज किया जाएगा। if upon a consideration the police report and the documents sent with it under section 173 and making such examination if any of the accused as the magistrate thinks necessary, and after giving the prosecution and the accused an opportunity of being heard, the magistrate considers the charge against the accused to be groundless, and he shall charge the accused and record his reasons for so doing। अब इस चीज को समझिए मित्रों, इसमें क्या क्या चीजें हैं कि मजिस्ट्रेट कोर्ट क्या करेगा आफ्टर द कंसिडरेशन, किन किन चीजों का कंसिडरेशन करेगा। ऑन अ पुलिस रिपोर्ट का कंसिडरेशन करेगा। सेंट डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 173, जो 173, अब यहाँ पर हमें सबसे पहले ये समझना है कि 173 क्या कहता है। सेक्शन 173 रिपोर्ट ऑफ अ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देखिए, जब कोई केस होता है, एफआईआर होती है, तो उसके बाद जब केस आता है तो फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन जब मजिस्ट्रेट को ट्रांसफर की जाती है, जितनी भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है, फिर मजिस्ट्रेट को ट्रांसफर की जाती है। मजिस्ट्रेट जब ट्रांसफर होता है, यही सेक्शन उस पर अप्लाई होता है उस समय पर कि सारी रिपोर्ट जो है मजिस्ट्रेट को ट्रांसफर होंगी। तो यहाँ पर सेक्शन 173 के जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो उसके वो ट्रांसफर हो गए। उसके बाद क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज होगा। एक्यूज का एग्जामिनेशन होगा, उसके बारे में पूछा जाएगा। कुछ जनरल क्वेश्चंस होते हैं जो कि सीआरपीसी सेक्शन 313 में होते हैं। ट्रायल के कुछ क्वेश्चन हुए, कुछ जो केस रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे एक्यूज से पूछे जाएंगे कि क्या घटना थी, किस तरीके से हुआ, क्या परिस्थितियां रहीं, उस चीज़ के लेकर सर्कमस्टेंसेस के बारे में जाना जाएगा। और अपॉर्चुनिटी ऑफ हियर मतलब क्या है कि जो प्रोसिक्यूशन वो अपनी बात कहेगा, जो डिफेंस का वकील होगा वो अपनी बात कहेगा, दोनों चीज़ें सब समझी जाएंगी। या एक्यूज्ड पर्सन है जो अपनी बात कहना चाहता है वो कहेगा। और उसके बाद क्या होगा, चार्ज अगेन, जो उसको कंसीडर होता है कि चार्ज जो है वो ग्राउंडलेस हो रहा है, वो उसमें कुछ ऐसा है नहीं जो उसमें कि ऑफेंस क्लियर हो, तो वो उसको डिस्चार्ज कर देगा और डिस्चार्ज होने का रीजन लिख देगा। राइट, डिस्चार्ज होने का रीजन लिखेगा कि हमने इसको क्यों डिस्चार्ज किया। अब आते हैं सेक्शन 240। अब इसके फर्दर जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी प्रोविजंस के बाद, सेक्शन 240 फ्रेमिंग ऑफ चार्ज सबसेक्शन 1 क्या कहता है। इफ अपॉन अ कंसिडरेशन एग्जामिनेशन इफ एनी एंड हियरिंग the magistrate is of opinion that there is a ground for the presuming that the accused has committed an offense triable under this chapter, which such magistrate is competent to try and which in his opinion could be adequately punished by him, he shall frame in writing a charge against the accused। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया गया, जैसे कि मजिस्ट्रेट इज अ कंपटेंट टू ट्राई, जो केस है क्या मजिस्ट्रेट उसको ट्राई कर सकता है। किस सेक्शन में ये बात कही गई, सेक्शन 325 में।
सीआरपीसी के सेक्शन 325 में ये बात कही गई है कि मजिस्ट्रेट को देखना होगा कि वो कॉम्पिटेंट है या नहीं, और अगर कॉम्पिटेंट नहीं है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, केस को वो कॉम्पिटेंट कोर्ट को ट्रांसफ़र कर देता है। ये बात मैं पहले बता देता हूँ। उसके बाद क्या है कि मजिस्ट्रेट कंसीडर करेगा, क्या कंसीडर करेगा, हियरिंग करेगा किसकी, एक्यूज पर्सन की, एग्जामिनेशन करेगा, और ग्राउंड उसको लगता है कि उसने कोई ऑफेंस किया है। तो ऐसी कंडीशन में एक्यूज जब कोई ऑफेंस करता है तो उसके बाद क्या करेगा, चार्ज को फ्रेम करेगा इन राइटिंग, और अगर नहीं है तो वही सेक्शन 325 अप्लाई होगा और केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। फिर नया जो कोर्ट होगा वो उस चीज़ को कंसीडर करेगा। और जो जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर तैयार हो गए हैं, ज़रूरी नहीं है कि नया कोर्ट भी वही फ्रेम मतलब उसको दोबारा करे, ऐसा ज़रूरी नहीं। जैसे कि कोई ऑफेंस हुआ है और कुछ चीज़ों की गवाही यानी विटनेसेस आ गए और अपनी बात कह गए, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दिया, तो अब ज़रूरी नहीं है कि उन विटनेस को वापस बुलाया जाए, ऐसा नहीं होता है। उसी प्रोसीडिंग से आगे की प्रोसीडिंग वो नया कोर्ट भी देख सकता है, ठीक है, अगर सही समझता है तो ही बुलाएगा। तो उसके बाद हम सेक्शन 240 सबसेक्शन 2 पे देखते हैं कि चार्ज shall then be read and explained to the accused and he shall be asked whether he plead guilty of offense charged or claim to be tried। अब यहाँ पर क्या बताएं कि यह बताते हैं कि जब मजिस्ट्रेट कोर्ट फ्रेम कर देगी चार्ज को तो उस इन राइटिंग में, तो उसको रीड किया जाएगा और एक्सप्लेन किया जाएगा एक्यूज्ड को। जब हम चार्ज पढ़ रहे तो हमने ये बात बताई थी कि एक्यूज पर्सन को ये बात पता होना चाहिए कि आखिर उसके खिलाफ क्या क्या चार्ज बने हुए हैं, और उसके बाद एक्यूज से पूछा जाएगा कि प्लीड गिल्टी करते हो या नहीं करते हो। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, सेक्शन 375 इस बात का प्रोविज़न करता है कि अगर कोई पर्सन जो एक्यूज पर्सन है प्लीड गिल्टी करता है तो उसके आगे अपील के राइट्स कम हो जाते हैं, कर्टेल हो जाते हैं। सेक्शन 375 इसको जरूर देखिएगा, सेक्शन 375। क्लेम टू बी ट्राइड मतलब क्या है कि अगर उसको क्लेम करता है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है, आप इसका ट्रायल कर सकते हैं, तो आप ट्रायल करिए, तो ये ट्रायल यहाँ पे फर्दर आगे बढ़ेगा। उसके बाद सेक्शन 241 कन्विक्शन ऑन अ प्ली ऑफ गिल्टी इफ द एक्यूज प्लीड गिल्टी। अब यहाँ उसने गिल्टी मान लिया, द मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द प्ली एंड मे इन हिज डिस्क्रिशन कन्विक्ट हिम देयर ऑन। अब हम यहाँ पर देखते हैं इसने क्या किया, प्लीड गिल्टी कर लिया। अब मजिस्ट्रेट क्या करेगा, इस प्लीडिंग को, इस गिल्टी को वो रिकॉर्ड कर देगा, और डिस्क्रिशन है उसके पास कन्विक्ट का। डिस्क्रिशन शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया, डिस्क्रिशन जब प्लीड गिल्टी है तो उसे सजा देनी चाहिए, सीधा कन्विक्ट करना चाहिए, लेकिन डिस्क्रिशन शब्द का इस्तेमाल किया गया सेक्शन 360 की वजह से। अब इसमें क्या लिखा है, ऑर्डर टू रिलीज ऑन अ प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट और आफ्टर एडमोनिशन। दैट मीन्स कि देखिए समटाइम्स ऐसा होता है कि एक्यूज की एज को देखा जाता है, सरकमस्टेंसेस को देखा जाता है कि उसने अपराध किया है तो क्यों किया है, तो ऐसी कंडीशन को देखा जाता है। और कभी जैसे कि उम्र के हिसाब से मान लीजिए 80 साल का कोई व्यक्ति उसने अपराध किया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उसको जेल में डालेंगे, 2-3 साल बाद बेचारा मर जाएगा। तो इससे क्या एक प्रोवाइड करता है कि इससे आप ये समझ सकते हैं कि मजिस्ट्रेट कुछ शर्तों के साथ उस अक्यूज्ड पर्सन को रिलीज कर सकता है, शर्तों के साथ, ठीक है, यानी रिलीज का मतलब छोड़ सकता है कि चलिए ठीक है अब ये ऐसा हुआ है तो मैं से, लेकिन ये सिर्फ छोटे ऑफेंसेस में होता है। चलिए सेक्शन 325 हमने बताया आपको पहले ही कि इसमें मजिस्ट्रेट अपनी कंपटेंसी को देखता है कि वो इस ट्रायल को करने के लायक है या नहीं है, मतलब कंपटेंट है या नहीं है। और साथ ही जब प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में जानकारी ली जाती है कि क्या जो एक्यूज पर्सन हो क्या पहले से कोई हैबिचुअल ऑफेंडर तो नहीं है, ये चार्ज में का सेक्शन है, सेक्शन 211 सब सेक्शन 7, इसमें ये चीज़ देखी जाती है कि हैबिचुअल ऑफेंडर तो नहीं है। अगर हैबिचुअल ऑफेंडर है तो आईपीसी के सेक्शन 75 में प्रोविजन है कि कोर्ट को पावर है, वो कंपटेंट है कि जो पनिशमेंट दिया जा रहा है उस पनिशमेंट को वो हार्ड कर सके, ठीक है, तो इसलिए ये प्रोविजन दिया है। उसके बाद हम सेक्शन 242 पर जाते हैं। सब सेक्शन 1 क्या कहता है, 242 कहता है एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। सब सेक्शन 1 कहता है कि इफ द एक्यूज रिफ्यूज टू प्ली और डज नॉट प्ली और क्लेम टू बी ट्राइड और द मजिस्ट्रेट डज नॉट कन्विक्ट द एक्यूज अंडर सेक्शन 241 द मजिस्ट्रेट शैल फिक्स अ डेट फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। प्रोवाइडेड भी है, देखिए प्रोविजो क्या कहता है इसका, प्रोवाइडेड दैट the magistrate shall supply in advance to the accused the statement of witnesses record during the investigation by the police। अब इसमें सबसे पहला जो मेन सेक्शन है वो क्या कह रहा है कि रिफ्यूज द प्ली, अगर वो प्ली नहीं करता है या डज नॉट प्ली उसमें भी अगर नहीं करता, रिफ्यूज करता है मतलब कि उसने मना कर दिया कि मैंने नहीं किया, डज नॉट प्ली कुछ कहता ही नहीं है, वो कहता है कि मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया,
क्लेम टू बी ट्राइड मतलब कहता है कि ट्रायल के लिए आगे बढ़ा सकते हैं, या मजिस्ट्रेट जो है उसको सेक्शन 241 के तहत उसको कन्विक्ट नहीं करता है, यानी प्लीड गिल्टी उसने नहीं करता है, तो उसके बाद क्या होगा, अब ट्रायल प्रोसीड करेगा, फिक्स करेगा डेट को, डेट फिक्स हो रही है, और फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस को एग्जामिन किया जाएगा इसके बाद। अच्छा, प्रोविजो का वही सेक्शन 207 यहाँ पर अप्लाई है कि सप्लाई टू द एक्यूज्ड कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट, जो पहले हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, ये ट्रायल की पहली शर्त होती। तो उसके बाद सेक्शन 242 सबसेक्शन 2 कहता है कि द मजिस्ट्रेट में ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन issue a summons to any of its witness directing him to attend or to produce any document or thing। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि मजिस्ट्रेट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन, अब यहाँ पर प्रोसिक्यूशन का डिफेंस प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग शुरू हो रही है। ठीक है, अब क्या करेगा, विटनेसेस को बुलाना शुरू करेगा, इशू द सम्मन इशू होंगे विटनेसेस को, और विटनेसेस को डायरेक्ट किया जाएगा, क्या डायरेक्ट किया जाएगा कि अटेंड करें या प्रोड्यूस करें जो डॉक्यूमेंट प्रोसिक्यूशन चाहता है। यहाँ पर एविडेंस की बात हो रही है, तो इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 3 ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में बात करता है, जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को, तो इस चीज़ को समझिएगा और इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा। सेक्शन 3 जो है इस चीज़ में बात करता है एविडेंस में। ठीक है, जब डायरेक्ट कर देगा उसके बाद क्या होगा, सेक्शन 242 सबसेक्शन 3 ऑन द डेट सो फिक्स्ड, डेट फिक्स हो चुकी है, द मजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू टेक ऑल एविडेंस एज मे बी रिप्रोड्यूस इन द सपोर्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन, इन द सपोर्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन नॉट एक्यूज्ड। याद रहे, ये यहाँ पर अभी प्रोसिक्यूशन का प्रोसीडिंग चल रहा है। तो डेट फिक्स्ड किस सेक्शन में की थी, 242 सबसेक्शन 1 में। ठीक है, पहले हम लोग जो जस्ट अभी पढ़े, उसके बाद मजिस्ट्रेट प्रोसीड करेगा, टेक ऑल डॉक्यूमेंट्स, सभी डॉक्यूमेंट्स लेगा जो सेक्शन 3 के अंदर इंडियन एविडेंस एक्ट में आते हैं, इन सपोर्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन। एक प्रोविजो है, प्रोविजो क्या कहता है, सेक्शन 242 सबसेक्शन 3 प्रोवाइडेड दैट द मजिस्ट्रेट में परमिट द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ एनी विटनेस टू बी डिफर्ड अंटिल एनी अदर विटनेस और विटनेसेस हैव बीन एग्जामिन्ड और रिकॉल एनी विटनेस फॉर द फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन। दैट मीन्स व्हाट, मजिस्ट्रेट क्या करेगा, परमिट करता है, किस चीज़ के लिए परमिट करेगा, डिफर्ड का मतलब होता है पोस्टपोन्ड करना किसी का क्रॉस एग्जामिनेशन, किसी विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड कर सकता है। कब तक के लिए कर सकता है पोस्टपोन, जैसे कि प्रोसिक्यूशन ऑफिसर कहता है कि मुझे ए का नहीं, मुझे पहले बी का क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, उसके बाद हम ए का क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, तो ए का यहाँ पे क्या हो गया, डिफर हो गया। तो एनी विटनेसेस और एनी विटनेस, राइट, तो जब ये एग्जामिन हो जाएंगे या फिर इनको रिकॉल किया जाएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा, इनमें से कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट की एक सेक्शन 138 यहाँ पर अप्लाई होती है। क्या कहता है, ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन एंड डायरेक्टिव हिम टू री एग्जामिनेशन फॉर व्हाट, कि जब जो एग्जामिनेशन विटनेस सबसे पहले एग्जामिन किया जाएगा, ये सेक्शन ये बात कहता है कि विटनेस जो है सबसे पहले एग्जामिन किया जाएगा, उसके बाद ही क्रॉस एग्जामिनेशन या रिकॉल किया जाएगा उसको। इसको देखिएगा, सेक्शन 243 एविडेंस फॉर डिफेंस सबसेक्शन 1 कहता है द एक्यूज शैल बी गार्ड अपॉन टू इंटर upon his defense and produce his evidence, and if the accused puts in any written statement the magistrate shall file it with the record। यानी accused person है, called upon inter in his defense, मतलब अब वो डिफेंस में उतरेगा, अपने accused जो है अपना बचाव करेगा और एविडेंस जो है प्रोड्यूस करेगा अपने सपोर्ट में, जो कि सेक्शन 3 के अंतर्गत आते हैं। पुट एनी रिटर्न स्टेटमेंट, कोई रिटर्न स्टेटमेंट देता है मजिस्ट्रेट को, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसको रिकॉर्ड में फाइल कर देगा। उसके बाद सेक्शन 2 क्या कहता है, subsection 243 subsection 2, if the accused after he entered upon his defense applied to the magistrate issue any process for the compelling the attendance of any witness for the purpose of examination or cross examination or production of any document or other thing, the magistrate shall issue the process unless he considers that the application should be refused on the ground that it is made for the purpose of vexation, delay or defeating of end of justice, and such ground shall be recorded by him in writing। right, अब इसको हम लोग फ्लो चार्ट से समझते हैं कि accused after enter upon his defense applied यानी एप्लीकेशन देगा for the process of compelling the attendance of witness को कंपेल करने के लिए वो एक एप्लीकेशन देता है कि भाई ये लोग आएँ और हमारे लिए हमारे सपोर्ट में कहें आके, ठीक है, कि हमारे ये विटनेसेस हैं, प्लीज़ इनको बुलाया जाए।
फिर इनका क्या होगा, एग्जामिनेशन होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा या प्रोडक्शन ऑफ एनीथिंग होगा, कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन यहाँ पर मजिस्ट्रेट को एक पावर ये दिया गया है कि मजिस्ट्रेट अगर ये बात को कंसीडर करता है तो इस एप्लीकेशन को वो क्या कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है। किन किन ग्राउंड्स पर रिफ्यूज करेगा, वैक्सीनेशन करने के लिए क्या हो एक्यूज ने ऐसा, या ट्रायल को डिले करने के लिए क्या हो, या डिफीटिंग ऑफ एंड ऑफ जस्टिस हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में वो इस एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर सकता है, उसके पास ग्राउंड है। उसके बाद सेक्शन 243 सबसेक्शन 2 प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइड क्या कर रहा है, दैट व्हेन द accused has cross examined or had the opportunity of cross examining any witness for the purpose, any witness before entering on his defense, the attendance of such witness shall not be compelled under this section unless the magistrate is satisfied that it is necessary for the end of justice। यहाँ क्या कह रहा है कि accused person किसी विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करवा चुका है या अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रॉस एग्जामिन उसको मिल चुकी है बिफोर एंटरिंग डिफेंस के इंटर होने में, तो अटेंडेंस जो होगी उस विटनेस की जो एग्जामिन हो चुका है उसको कंपेल नहीं किया जाएगा, ठीक है, दोबारा एग्जामिनेशन के लिए, जब तक कि मजिस्ट्रेट इस बात से सेटिस्फाइड नहीं हो जाता कि ये जरूरी है एंड ऑफ जस्टिस के लिए, ठीक है। यानी जिसका एग्जामिनेशन पहले हो चुका है अब उसको क्रॉस एग्जामिनेशन अब उसका होगा, तो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए या अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए उसे वापस बुलाना, यानी उस चीज़ के लिए उसे दोबारा इसे कंपेल नहीं किया जाएगा जब तक कि मजिस्ट्रेट जो है उस चीज़ को सेटिस्फाइड ना हो कि ये जरूरी है। अब सेक्शन 243 सबसेक्शन 3 क्या कहता है, द मजिस्ट्रेट में बिफोर द सबमिटिंग एनी विटनेस ऑन एन एप्लीकेशन सबसेक्शन 2 अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ किसका 243 का, रिक्वायर दैट द रीजनेबल एक्सपेंसेस इंकर्ड by the witness in attendance for the attending for the purpose of the trial be deposited in the court, deposited in the court, ये ध्यान रखना है। मजिस्ट्रेट क्या करेगा, इस एप्लीकेशन को यानी जो अंडर सब सेक्शन 2 में दे रखी है इसको अलाउ करने से पहले सबमिटिंग एनी विटनेस से रिक्वायर्ड दैट रीजनेबल एक्सपेंसेस जो होंगे विटनेस के वो एक्यूज पर्सन से कोर्ट में जमा करवा लेगा, ठीक है। अटेंडिंग द पर्पज ऑफ ट्रायल बी डिस्पोज इन द कोर्ट, कोर्ट में उस एक्सपेंसेस को वो जमा करा लेगा। तो मित्रों ये हमारा पूरा ट्रायल ऑफ वारंट केस ऑन अ पुलिस रिपोर्ट हुआ। एक इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं कई सारे इसके जो मैंने आपको बीच बीच में बताया, इनको देखिएगा और कोई समस्या हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। थैंक यू, मैं अमित आप सबसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद।